धन्यवाद रामकृष्ण जी, शिविर जी, आशीष जी, तमाम टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? चुपचाप रहने वाले तीन तरह की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। चुप रहने से हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, चुप रहने से सामने वाले के जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, और चुप रहने वाले जो लोग हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली? गुरुग्राम के आदमी बहुत समझदार है, आई लव यू, बहुत समझदार है। दूसरा, एक पुलिस वाला आ जाए और बोले कि इस ऑडिटोरियम में चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की बोलेगा नहीं की मैंने, और जो चुप रहेगा उसके साथ क्या होगा? कितने समझदार हैं, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं तो जवाब दो ना भाई, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि तबीयत तो खराब नहीं है आपकी। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद। कल इवनिंग में मेरी सेमिनार कर्नाटका में थी, बेलगांव में, और मैं अभी यहाँ पर सुबह की मीटिंग में यहाँ पर, मेरा जो गला है ना पूरी तरह ख़त्म हो चुका। 17 मीटिंग लगातार थी, 70। वाह। लेकिन मेरे गले से आज की मीटिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये अपने आप खुल जाएगा आपके जोश से। आप एक्साइटेड रहिए, और मैं जो प्रश्न बोलता हूँ या जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब देना। इतना क्या बना रहे हैं यार, सारी वीडियो यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिल जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, मेरी अपलाइन बार बार कहती है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। हिंदी में है करत करत अभ्यास जड़ी मत होत सुजान। अगर जिस काम को तुम लगातार करते रहोगे उसमें परिपूर्ण हो जाओगे, राइट? ऐसा किसने कहा? मेरी अपलाइन। अगर तुम बार बार फोटो खींचोगे तो किसमें परिपूर्ण हो जाओगे? तो फिर आप क्या बन जाओगे? तो फोटोग्राफर बनने आए हैं आप यहाँ, इसलिए छोड़ दीजिए यार। अगर जीवन में मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए कि खिंचवाना चाहिए? खिंचवाना चाहिए। तो पहले मैं भी लोगों के फोटोग्राफ लेता था, लेकिन मेरी अपलाइन के सानिध्य में आने की वजह से, उनकी बातों का पालन करने की वजह से लोग मेरा फोटो खींचने लगे। और मैंने कोई ऐसा महान काम नहीं कर दिया, मैंने काम एक डिसिप्लिन वे में किया, और दुनिया का हर इंसान वो काम कर सकता है जो मैंने किया, और आपका भी लोग फोटो खींच सकते हैं। और आज अगर मेरी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। कैसे हैं? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आप कैसे हैं? अब ठीक लग रहा है। अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं? वो पीछे भाई साहब चेक ही कर रहे हैं खुद को। जिंदा ही है ना आप लोग? और जिंदा लोगों से ही मेरे से बात की जाती है, मैं जिंदा आदमियों से ही बात करता हूँ, राइट? जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ। मतलब मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। लेकिन ये जीवन की सारी समस्या इसलिए है क्योंकि हम जिंदा हैं, राइट? समस्या खत्म करनी तो क्या करना पड़ेगा? आई लव यू यार, बहुत समझदार हैं गुरुग्राम के लोग, जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं। यानी जीवन में चैलेंज आएंगे कब तक? जब तक हम जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहना महत्वपूर्ण है, चैलेंज महत्वपूर्ण नहीं। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। हर आदमी को लगता है कि मेरा चैलेंज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस दुनिया में जब आते हो तो अलग अलग तरह के चैलेंज सभी के जीवन में होते हैं। लेकिन खुश हो जाइए कि इन चैलेंजों की वजह से ही आप जिंदा हैं। मरे हुए आदमी को कोई चैलेंज आया अभी तक? कितना मस्ती से सो के जाता है।
तुम छाती पीटते रहो, उसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चैलेंज आते रहने चाहिए और ये बताता है कि हम जिंदा हैं, राइट। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही है, मैं जानता हूँ। हर साल लाल किले से देश के प्रधानमंत्री यही बोलते हैं कि हालचाल ठीक नहीं है, मुझे पता है। सारे प्रधानमंत्री यही बोलते हैं और सभी कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। सब क्या बोलते हैं? और 75 साल से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ठीक कर। और हम इतने भोले हैं कि हम सोच रहे हैं कि वही ठीक करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा जो हमारे को ठीक कर देगा। पूरी सृष्टि पर कोई किसी को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर इस दुनिया में कोई किसी को ठीक कर सकता है तो खुद को खुद, यानी स्वयं ही खुद को ठीक कर सकता है और दुनिया में किसी के पास ठीक करने की ताकत नहीं। ये जीवन की सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जीवन में सब हम अपने मुताबिक सबको चलाना चाहते हैं। जीवन में हम बहुत सारी आशाएं रखते हैं लोगों से और वहीं से जीवन के सारे चैलेंज आना चालू होते हैं। मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी बीवी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरा पति मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मेरे हिसाब से पूरी सृष्टि चले और जब भी लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे आप खुद टेंशन में आ जाओगे। इसलिए जीवन में बहुत सारे चैलेंज हैं, प्रॉब्लम है। किसी को ठीक करना आपकी बस की बात नहीं है, आप खुद को ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अप्रिशिएट कर कर आप अपने जैसा उसे बना सकते हैं। अप्रिशिएट करके उसके अंदर जो सुधार चाहते हैं वो ला सकते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज, कंडम यानी खंडन कर कर आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूंगा फिर बात चालू करूंगा। माइंड प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ उसकी, आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और 3rd डिवीजन में पास हुआ है। बीइंग ए पेरेंट्स आपको गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? मैंने कहा कि नहीं बोलते हो तो 3 तरह की प्रॉब्लम होगी। बताइए, गुस्सा आएगा ना? एक आम आदमी को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? सभ्य आदमी कह रहे हैं कि हम शब्दों से ही काम चलाते हैं। वो कहते हैं उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, मेरी नाक कटा दी तूने, पड़ोस की लड़की को देख हमेशा 1st डिवीजन पास होती है। तो आपका लड़का कहता है उसी को तो देखता हूँ इसलिए फेल होता। अभी मैं आपको हंसा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए मेरी बात को समझने के लिए। और कुछ लोग जो हैं क्रांतिकारी किस्म के होते हैं, वो बातों के साथ हाथ पैर भी चलाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, ऐसा करने के बाद कितने के बच्चे मेरिट में आ गए? गुरुग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सृष्टि पर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी धुनाई करने के बाद वो मेरिट में आ गया, या गधे का बच्चा बोलने के बाद वो क्लास का टॉपर बन गया। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको ये पता है कि रिजल्ट नहीं आएगा फिर भी करते हैं क्योंकि बड़ास निकालनी है। हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए और जबरदस्ती योगदान देने की कोशिश करते हैं, जबकि आप कुछ कर नहीं सकते। क्रिटिसाइज करके आप इसे टॉपर नहीं बना सकते, पूरे संसार में ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी अप्लाइंग द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड का हवाला देकर मुझे बार बार कहती थी, शब्दों में जो पावर होती है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो। परमाणु बम अगर एक जगह गिरे तो 15 साल उसका असर होता है, लेकिन अगर गलत शब्द बोला जाए ना तो उसका पीढ़ियों तक नतीजा भुगतना पड़ता है। तूने मुझे ऐसा कहा, फिर आपके पड़पोते लड़ेंगे, तेरे परदादाजी ने मेरे परदादाजी को ऐसा कहा, और वहां तक युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। एक शब्द, एक सही शब्द बड़े से बड़े युद्ध को रोक सकता है और एक गलत शब्द भारी से भारी युद्ध को शुरू कर सकता है। इसका मतलब ऐसे मत बोलिए कि सामने वाला आदमी तुम्हारे से ही घबराने लग जाए।
बच्चे को पीटोगे इसका मतलब वो मेरिट में तो नहीं आएगा, वो तुम्हें खड़ूस समझना चालू कर देगा, तुम्हें राक्षस समझना चालू कर देगा। पिताजी जिधर से निकलेंगे वो पतली गली से पीछे से निकल जाएगा, वो आपके सामने भी नहीं आएगा। इलाज नहीं है। मेरी अपने क्या कहती है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसे करना चाहिए, एक डेमो बताया उन्होंने। अगर आपका बच्चा 10वीं क्लास में आया है और फेल या 3rd डिवीजन पास हुआ है तो उसकी मार्कशीट को देखना है और मुस्कुराना। क्या करना है? फिर बच्चे की तरफ देख के भी मुस्कुराना। 3-4 बार लगातार ऐसा कीजिए, बच्चे को देखिए, मार्कशीट को देखिए, मुस्कुराइए और फिर धीरे से बोलिए गजब। क्या बोलना है? वेरी गुड। क्या बोलना है? मजा आ गया। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। अभी भी वही बोला है कि पढ़ता नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका चेंज कर दिया। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। इसका मतलब दिमाग तो तेरे अंदर है, क्योंकि जो बच्चा बिना पढ़े पास हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 घंटा भी रोज पढ़ना चालू करे तो कॉलेज का, स्कूल का टॉपर बन सकता है। ऐसा कहने से 5% भावनाओं को जगाया जा सकता है और पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जाता है। गधे का बच्चा बोलने से तो नहीं होता। क्लियर? हिंदुस्तान के 95% शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि जिससे भी मेरी शादी हुई है उससे ठीक मिल सकती थी। कितने %? हिंदुस्तान के 95% पुरुषों को ऐसा लगता है, सर्वे की रिपोर्ट। लेकिन एक सर्वे उसके बाद हुआ जिसमें 99.999% जो शादीशुदा लेडीज है ना, उनको लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता है। तुम 95 पे बड़े खुश हो गए थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम भारी है, उधर 99.9999 कभी झांक कर तो देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हो गया उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, भड़ास निकालते। तुम उसे कहते हो कि मेरी किस्मत खराब थी कि तेरे से शादी हो गई, और वो कहती कि मेरा कर्म फूट गया कि तेरे साथ शादी हो गई। और जिंदगी भर दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते रहते हो, बच्चे बेचारे बीच में पिसते रहते हैं, उनका भविष्य खराब होता रहता है। अब शादी तो हो गई ना महाराज, अब करोगे क्या? अब जैसा भी है तुम्हारा ही है ना, तो तुम ऐसे करके कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पर नहीं ला पाओगे। अब तो एक ही तरीका है, जो भी है उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो। yes. जो भी है उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो। एक भाई साहब थे जो 9 बजे ऑफिस जाते थे, 7 बजे का अलार्म भरते थे। एक दिन अलार्म भरना भूल गए, 8 बजे नींद खुली। 8 बजे नींद खुली तो टेंशन में आ गए, इतने भारी टेंशन में आ गए कि वो तुरंत उठे, फटाफट स्पीड से करंट की तरह फटाफट बेसिन पर गए, ब्रश लिया, पेस्ट लिया, रगड़ना चालू किया और फटाफट ब्रश को खत्म करके बाथरूम की तरफ दौड़े, टॉवल खींचा और बाथरूम में दौड़े। बाथरूम की चटकनी लगाने से पहले चिल्लाए, अरे सुनो, मैं बहुत लेट हो गया हूं, चाय तैयार रखना। ऐसा होता कि नहीं होता? करते करते मैं बहुत लेट हो गया हूं, चाय तैयार रखना। आपकी बीबी सुबह 4 बजे से उठी हुई, बच्चे को तैयार करने से लगाकर ब्रेकफास्ट बनाने तक, स्कूल को भेजने तक की तैयारी कर चुकी है। आज लंच में, डिनर में क्या बनेगा उसकी तैयारी कर चुकी है। झाड़ू पोछे कब कब कैसे कैसे लगेंगे, पूरे दिन में उसे क्या काम करना है, उसकी पूरी प्लानिंग आपकी वाइफ कर चुकी है। लेकिन आपको इस तरह से परेशान होते हुए उसने देखा नहीं कभी, इसलिए वो आपको कोऑपरेट कर रही है और वो सारे काम छोड़कर किचन की तरफ भागती। मीडियम फ्लेम पर चाय बनाती थी हमेशा, आज उसने अपनी फ्लेम को टॉप पर ले ली। तेज गति से चाय बनाना चाहती है आपके लिए, इतनी तेज गति से चाय बनाती है कि चाय में शुगर, शक्कर यानी चीनी डालना भूल जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी जल्दबाजी होता है। अब हम मनुष्य
हम अच्छाई को हाईलाइटेड नहीं करते, हम हाईलाइटेड क्या करते हैं, जो कमी होती है उसको। शुगर डालना आपकी बीवी क्यों भूली? क्योंकि उसने चाय बनाई। अगर वो चाय नहीं बनाती तो शुगर डालने की गलती होती? कभी भी गलती नहीं। इसका मतलब यह है कि काम जो करेगा ना, गलती उसी से होती। आपने कभी चाय बनाई नहीं तो आपको गलती हुई क्या करनी? उसने चाय बनाई इसलिए गलती हो गई। अगर चाय नहीं बनाती तो शायद गलती होती। शुगर नहीं है, चिल्लाए तेज, दिमाग खराब कर दिया। एक चाय ढंग से नहीं बना सकती तुम? लेडीज जो है ना, सहनशीलता की मूर्त है। जो पेशेंस लेवल लेडीज के अंदर पाया जाता है पृथ्वी पर किसी इंसान में नहीं पाया जाता। लेकिन कोई भी लेडीज जो है ना 3 साल तक ही लगातार सुनती। आप ही की कहानी बता रहा हूं। 3 साल तक वो बेचारी सुनती रहती है, सुनती रहती है। 3 साल बाद मुझे लगता है कि ये सुधरेगा। फिर उसकी चोंच खुलना चालू होती है शादी के ठीक 3 साल बाद। और उसके बाद अगर ऐसा बोला तो आपकी बीवी तुम्हें तुरंत जवाब देती है, अच्छा मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है, कल से तुम्हारी चाय तुम बना लेना। समस्या बढ़ गई कि कम हो गई? और बोलो, तुम जब भी बोलते हो समस्या के पिटारे खोलते हो। मेरी अपलाइन कहती कि ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं बोलना। द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब यह है कि जो आप बोलना चाहते हो ना वो सामने वाले से कहलाओ। जो आप बोलना चाहते हो ना वो सामने वाले से कहलाओ। और 2 जने आपस में बात करें तो तीसरे वाले को भनक भी नहीं पड़े कि ये बात क्या हो रही है। आज के बाद ऐसा नहीं है। बीवी अगर चाय में शुगर डालना भूल गई है, उस दिन को बीवी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सी निगाहों से देखना। बीवी की कलाई पकड़कर खींचना है, अपने नजदीक बिठाना और बोलना है, कितना काम करेगी तुम? पूरे दिन भर काम काम काम। अरे मशीन है क्या? इतना कोई काम इंसान कर सकता है क्या? कभी तो तेरा फर्ज बनता ना पति के साथ बैठकर चाय भी पी जाए। वो कहती है ठीक है मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, एक ही कप से पिएंगे। एक सिप तुम, एक सिप में। पहली सिप आपको पीनी है और चेहरे से बताना नहीं है कि चाय में शुगर नहीं है। ऐसे चाय पीनी है जैसे एकदम ठीक चल रहा है सब कुछ। चाय पीजिए और बीवी को दे दीजिए। अब बीवी चाय पीकर बोलेगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इसमें तो शुगर ही नहीं है, कैसे पी रहे हो? तुम क्या कहने वाले थे? तुम भी तो यही कहने वाले थे। अब बीवी ने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम भी कहने वाले थे दिमाग खराब है क्या? उसने भी क्या बोला? दिमाग खराब है क्या? इसमें तो शुगर नहीं। तो आपको एक डायलॉग बोलना है, डार्लिंग तेरे गुलाबी होंठ लग गए ना चाय में, अब शुगर की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहने से, ऐसा करने से 15 मिनट में रिजल्ट आएंगे। सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट बाद तुम्हारी बीवी ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी और धीरे से पूछेगी, आज आप नाश्ते में क्या लेंगे? और अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो सबसे पहले उसने 3 पकवान बनाए, फिर धीरे धीरे आकर के आलू पराठे और दही पर टिक गई, साथ में कोई सब्जी नहीं। धीरे धीरे और चलोगे तो सूखी रोटी और उसके बाद घास खाने को मिलेगी। इसलिए अप्रिशिएट करना चालू कर दो। जो भी कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। दुनिया के 95% डाउनलाइन को लगता है कि अपलाइन ठीक नहीं है। कितने परसेंट? 95। लेकिन वो तुम्हारा अपलाइन बन गया है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो। डाउनलाइन खराब है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो। पिकअप सेंटर गड़बड़ है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो। क्योंकि अच्छा कह के किसी की जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है और क्रिटिसाइज करके जिंदगी भर के लिए पत्ता काटा जा सकता है।
राइट? करेंगे अप्रिशिएट? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मेरी इंटर एजुकेशन जो है वो बीकॉम तक की है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। मेरे से कई लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को, उनकी डिग्रियों को प्रणाम करता हूँ और ज़िंदगी भर कसम खाता हूँ कि मैं आपसे सीखता हूँ, सीखता रहूँगा और सही मायनों में मेरी ज़िंदगी में कोई गुरु है तो आप हैं। 3000 से ज़्यादा वीडियो मेरा YouTube पे मिलेंगे आपको, कई टेप्स भी मिलेगी और मैंने किसी वीडियो और किसी टेप में आज दिन तक एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली जो किसी किताब में लिखी, क्योंकि मैं किताब में लिखी हुई बातें करता ही नहीं। मैं आप ही लोगों से कुछ पूछता हूँ, आप ही जब मुझे जवाब देते हैं या आप मेरे से पूछते हैं, जब मैं जवाब देता हूँ वहीं से मेरे सारे टॉपिक निकल दिया करते हैं और मैं वही बातें आपके सामने करता हूँ। इसलिए मेरा कोई एक गुरु ही नहीं है, मेरे सारे गुरु हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से ही सीख लेता हूँ। 30 साल की एज में मुझे पहली बार 4 साल की लड़की ने पेस्ट करना सिखाया। 30 साल तक मैं लगातार पेस्ट कर रहा था और अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था। मेरी 4 साल की डॉटर अभी मुंबई में सर्विस करती है। वो मेरे पास आई और मुझे घूर के देखने लगी संडे के दिन। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी आप इतने बड़े हो गए अभी तक आपको पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा भाई पेस्ट क्या नहीं करना आता, मैं पेस्ट ही तो कर रहा हूँ। वो कहा नहीं, आपकी दांतों की लाइन स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं, आपके मसूड़े ऊपर और नीचे है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं, तो न मसूड़े कभी साफ होंगे न दांत कभी साफ होंगे। एक छोटी सी गुड़िया ने समझा दिया। कौन कब सिखा देगा पता नहीं। मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए सीखो, हर बार सीखो, है ना। एक वर्ड जीवन में कभी लाना नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मेरे को सब आता है, ये कहोगे खत्म हो जाओगे। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो आपको लकवा लग गया है। मेरा एक दोस्त था जिसको कुछ भी बोले लास्ट में क्या कहता था, इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है। हर बात पे आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे ना जो हर बात पे कहते हैं तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, मैं तो जानता हूं। मेरी अपलाइन के पास गया, मैंने कहा भाई साहब वो तो बार बार कहता है सब कुछ पता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे चीज़ सिखाई और मैं उसी आदमी के पास वापस गया जो कहता था पता है। मैंने कहा भाई साहब आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, और ये बात भी आपको 100% पता होगी कि आपके पिताजी की जब डेथ हुई थी उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा कि बेटा मेरा चुकाएगा। क्या आपको पता है? तो भाई जिंदगी में पहली बार उसने बोला पता नहीं, बाकी हर बार बोलता है पता। तो ऐसा नहीं बोलना। तो तुम मेरे गुरु हो, लेकिन गलतफहमी है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु, और ये गलतफहमी जिंदगी भर चलनी चाहिए। तुम भी गुरु मैं भी गुरु हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं पाएगा हमें, क्योंकि हमारा आदमी से सीख जाएंगे, हर जगह पर सीख जाएंगे। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया, और जब मेरा इकोनॉमिकल करियर चालू हुआ तो मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपये। 750 रुपये की नौकरी मैंने चालू की, लेकिन पैसों के प्रति यह अट्रैक्शन मेरा पहला अट्रैक्शन नहीं था। 6 भाई बहनों के परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मेरे पिताजी जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपये पेंशन आती थी, मकान का किराया 250 रुपये आता था, 500 रुपये में परिवार का गुजारा चलता था। हमारे माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया, और उनका सपना था कि किसी तरह अंतिम वाला बच्चा भी पढ़ लिख जाए। लेकिन घर में जब भी कोई तनाव आता था, कोई टेंशन होती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी।
और बचपन से ही दिमाग में फिट हो गया कि पैसा कमाना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। और भाई साहब, छठी क्लास में ही हमने बिजनेस करना चालू कर दिया। छठी क्लास में 1 रुपया 60 पैसा हमने इकट्ठा किया और पतंग की दुकान लगाई। 1 रुपया 60 पैसा मेरे पास था। 1 रुपया 60 पैसे मैंने मेरे भाई से उधार लिया। उधार लेना मैं छठी क्लास में ही सीख गया। मेरे भाइयों, उधार देने वाला 2 बातें पूछता है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए और मुझे क्या मिलेगा। बैंक भी यही पूछता है, क्यों चाहिए और वापस चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, या चुकाने जैसी तरह हालात भी हैं कि नहीं। तो मेरे भाई को मैंने 1 रुपया 60 पैसा मांगा तो मेरे भाई ने कहा क्या, क्यों। मैंने कहा दुकान लगानी है। तो मेरा भाई मुस्कुराया। इतना छोटा सा, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मैंने दुकान की नहीं सोचा, तू कैसे दुकान लगाएगा। तो मेरे भाई को मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई कि मैं भाई पता लगा के आया हूँ कि 10 पैसे में जो पतंग मिलती है होलसेल में उसकी रेट क्या है, और अगर तुमने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दिया तो 4 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं है, इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे और मेरी पतंग की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। और अगर तुम मुझे 1 रुपया 60 पैसा दोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया 90 पैसा 3 महीने में वापस दूंगा। और मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया। छठी क्लास 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा दी। और रामकिशन जी, उस पतंग की दुकान से जो मेरा पैसा है ना, मैंने 3 महीने में डबल कर दिया। कितने महीने में? कौन सी क्लास में? आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 साल में भी डबल हो सकता है? मेरे से ले जाओ 10-20 करोड़ रुपए, संभव नहीं। लेकिन ये तीसरी, छठी, 5वीं क्लास की बात है। 5वीं 6वीं क्लास में मेरा ये बिजनेस करने का सफर चालू हुआ जो कभी रुका ही नहीं। अब मैं आम बच्चों की तरह रिएक्ट ही नहीं करता था। होली का मौसम आता था, सारे बच्चे कलर लाने और लगाने की तैयारी करते थे और मैं कलर की दुकान खोलकर बैठ जाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता था। और दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखे की दुकान लगा लेता था। एक सीजन नहीं छोड़ता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। पार्ट टाइम में बराबर इनकम होना छोटी मोटी बात नहीं। 10वीं 11वीं क्लास में आते आते हमने थोड़े बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने और गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा अच्छा काम है, कौन सा खराब काम है। हम तो एक ही चीज़ देखते थे कि पैसा आता कि नहीं आता। और LPG सिलेंडर की बहुत कमी थी उस समय हिंदुस्तान में। हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। आशीष जी नेटवर्क अभी बना रहे होंगे आप, हमने नेटवर्क बचपन में ही बनाना चालू कर दिया। पता लगाते थे कि कौन सी छोटी फैमिली है, उनके घर में जाके प्लान समझाते थे कि भाई साहब सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दोगे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। 100 रुपये एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में टिका दिया करते। और 10वीं 11वीं क्लास में 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेते थे। 12वीं क्लास में आते आते इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब किसी से डरते नहीं थे। हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। लोग सोचते हैं कि जिम में जाने से ही सीना बाहर निकलता है। मैं कहता हूं पैसा कमाने से भी निकलता है। कमा के ऐसा निकलेगा, पैसा कमाओगे। इतना कॉन्फिडेंट था कि LPG सिलेंडर का जो डीलर था ना भीलवाड़ा में एकमात्र, उसके ऑफिस में घुस गया बिना उसकी परमिशन। और मैंने कहा नमस्कार सर, आप मेरे आइडियल हैं, आप भीलवाड़ा की शान हैं, लोगों के आदर्श हैं, और आपका नाम बदनाम होता तो मेरे से देखा नहीं जाता। क्योंकि मुझे ये पता चला है कि आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा तू है कौन, आया कैसे? मैंने कहा सर मुझे ये पता नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता आपका नाम बर्बाद होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें और जो भी करना है मेरे थ्रू करें। इतना जोरदार प्लान समझ में आया कि उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा देख इसको सुन, क्या कह रहा है, तुम एक एक सिलेंडर ब्लैक करते हो, बदनामी मेरी होती है, इसलिए इसको परमानेंट एजेंट नियुक्त कर दो।
एक ही आदमी ब्लैक कर सकता है, यानी हमारी कंपनी केवल इसी को देगी और यही पूरे भीलवाड़ा को देगा। और भाई साहब बड़ा सा बिजनेस मेरे हाथ में आ गया, और भीलवाड़ा में अगर एक ही ब्लैक मेलर था, मुकेश को था। किसी के पास सिलेंडर मिलते नहीं थे मेरे अलावा। शादी ब्याह का सीजन होता है तो आप क्या करते हैं, 2-4 बार सीजन में खाना खाने जाते हैं। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए। क्यों? हलवाई क्या करेगा बिना सिलेंडर? लोग कार्ड छपवाकर सीधा हमारे पास ही आते थे और कहते थे सहपरिवार आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। सब कुछ ठीक था जीवन। टीवीएस चैंप मोपेड में चलाता था 12वीं क्लास में, और मेरे प्रिंसिपल के पास लूना थी। दोनों साथ साथ जाते थे स्कूल पे। पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन था ही। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग पढ़ते क्यों, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी थोड़े खड़ूस किस्म के आदमी थे। वो कहते थे पढ़ाऊंगा और पढ़ा कर रहूंगा, फेल हो जाएगा तो बार बार पढ़ाऊंगा, और जब तक पास ना हो जाए पढ़ाता रहूंगा। तो पढ़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि छोड़ सकता ही नहीं था। पिताजी ने प्रण कर लिया बीकॉम इसे करानी है, 10 बार भी फेल हो गया तो इसको इसी क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा कर रहेंगे। तो मेरे को छुटकारा पाने के लिए पढ़ना जरूरी था, पास होना जरूरी था, और हर साल में कोई जुगाड़बंदी करके पास हो जाता था। कॉपी करने में बचपन से ही माहिर खिलाड़ी था मैं। 5 दिन पहले किताबें खोलता था, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। 5 दिन पहले तैयारी करता था और जैसे तैसे करके पास हो जाता था। इधर उधर से सेटिंग करके, सामने वाले से कॉपी करके, और हर साल पास हो जाता था। पास होने में इतनी माहिरी थी, कॉपी करने में इतना माहिर था मैं, जिससे मैं कॉपी करता था उसके 95 नंबर आते थे, हमारे 97। पूछोगे तो बता दूंगा कैसे। पूछ रहे? तो जब भी मेरे से पूछना तो एक ही तरीका है पूछने का, मैं बता देता हूँ। ऐसे हाथ को कीजिए सभी लोग, ऐसे ऐसे कीजिए, कीजिए, बैठिए, ऐसे कीजिए, आप ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, सभी करो भाई जी, हाँ कर दिया, सबने कर दिया ऐसे। जब भी मेरे को पूछना है तो बोलना बताओ 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 बताओ, ठीक है? तो मैं बता दूंगा। अब समझा दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। मेरे 97 और जिससे कॉपी करता उसके 95 क्यों आते थे? क्योंकि हम कॉपी करने के माहिर खिलाड़ी थे। तो क्या हमने एक ही आदमी से कॉपी करते होंगे? आगे बात समझो, हम सबकी कॉपी करते, और इस बिजनेस में हमारी कामयाबी का राज भी कॉपी करना ही है। यस। हमारी 4 अपलाइन थी मतलब है 4 अपलाइन है। पहला केसी छाबड़ा जी, दूसरा बीसी छाबड़ा जी, तीसरा प्रहलाद राय जी, चौथा भेरुदान जी करवा जी। हम क्या करते थे, सभी से सीखते थे। केसी जी से हम आंकड़े सीखते थे, बीसी जी से हम वो बोलना सीखते थे, प्रहलाद जी से हम कैलकुलेशन सीखते थे, और व्यवहार की गणित हम भेरुदान जी करवा से सीखते थे। वो सब चारों लोग अपने अपने कार्य में होशियार थे, एक्सपर्ट थे। हमने चारों की कॉपी कर ली और उनसे भी आगे निकल गए। यही राज है काम, यही कामयाबी है। क्यों बनाना एक को गुरु? सभी गुरु है ना पूरी दुनिया में, सबसे सीखना है। हर आदमी के अलग अलग तरीके हैं और उन सारे तरीकों को हमें सीखना है। हम एक आदमी के पीछे क्यों भागें? जैसे तैसे हम बीकॉम हुए और हमारा सपना पूरा हुआ, और हमारे पिताजी माताजी खुश हुए कि उनका टारगेट भी पूरा हो गया। और हम इंतजार भी बीकॉम का कर रहे थे, क्योंकि पिताजी खुलकर काम करने नहीं देते थे, पार्ट टाइम ही करना पड़ता था, क्योंकि पिताजी कहते थे पढ़ाई करना जरूरी है। और हम सोच रहे थे कि बीकॉम हो जाएगा, फिर कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, फिर करके बताएंगे बिजनेस। तो एक दोस्त के पिताजी की मदद से एक प्राइवेट नौकरी मैंने चालू कर दी। 12 घंटे की नौकरी थी मेरी। सुबह 8 बजे रवाना होता था, रात को 8 बजे घर पर आता था। 1 महीना मैंने फुल काम किया, बहुत एकाग्र होकर काम किया। 1 महीने बाद सैलरी का टाइम आया,
तो मेरे बॉस ने मेरे को पास में बुलाया और बोला, शाबाश, बहुत अच्छा काम करता है, आम बच्चों की तरह नहीं है, सबको हम 700 रुपये देते हैं, तेरे को 750 देंगे। मैं कितने कल पहले कमाता था पार्ट टाइम? 2,500-3 हज़ार, और ये मुझे क्या कहता है ना, शाबाश 700 देंगे। मेरे को इतनी हंसी आई उसके ऊपर और इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा यार क्या आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। मैं कसम खा के आया वहाँ पे कि मैं इस कंपनी में वापस जाऊंगा, मुझे करनी ही नहीं नौकरी। लेकिन सोच के तो आ गया, लेकिन रास्ते में ये सोच रहा था कि पिताजी को कैसे समझाऊंगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। मैं पूरी दुनिया में सबको समझा सकता था, मेरे पिताजी को छोड़कर। फिर एकदम दिमाग में आइडिया आया कि माताजी को पटाते हैं, पिताजी अपने आप ही समझ जाए। हमने हमारी माँ के सामने गए, बाल वाल बिखेर कर, आंखों को लाल करके माँ के पास गए और माँ को बोला, माँ वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 का समझता है, माँ मैं 750 का लिखता हूँ तेरे को। तो मेरी माँ ने कहा सिर पर हाथ रख के, तू तो करोड़ों का है। क्या बोल दिया उसने? मेरी माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है, सभी की ऐसी होती है, चढ़ा दिया। जो ही मेरी माँ ने कहा तू तो करोड़ों का है, पिताजी पीछे से टपक पड़े। पिताजी ने कहा, माँ बेटे मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो? नौकरी छोड़ने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो, नौकरी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, करनी पड़ेगी। मुझे पता चला है कि तेरी 750 सैलरी है, इसलिए तू नौकरी छोड़ना चाहता है। नौकरी तुझे करनी है, तेरी ये पहली सैलरी है बाबू, ये तेरी कोई अंतिम इनकम थोड़ी है जो तू शौक मना रहा है। दिस इज योर फर्स्ट इनकम। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तू अभी कहां है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। वहां से मेरे सारे स्टेटस डाउन हो गए और 750 की नौकरी को मैं कंटिन्यू करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन आम आदमी की तरह मैं काम नहीं करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता था। जिस भी काम के पीछे पड़ता था उस पर पूरा काम करता था। मेरे सारे कलीग अपने काम को रात को 8 बजे समाप्त करते थे और मैं अपने काम को 5 बजे ही खत्म कर लेता था। जब हम काम से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी क्या करते हैं? जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, लोगों से चैट करते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म देख लेते हैं। ऐसा ही आम आदमी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं 5 बजे फ्री होकर बॉस के ही चेंबर में जाता था। बॉस कहता था क्यों आया? मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी? मैंने कहा सर हो गया, चेक कर लो। अच्छा, बड़ा जल्दी किया, ठीक है, फिर मेरे काम में हाथ बटा दे और वो उसके काम मुझे बताने लगता है। इस फाइल को यहाँ जमा कर दे, इस पेपर को इस फाइल में लगा दे, और मैं बॉस के फाइल जमाने में लग जाता। बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं फ्री हो गया, जबकि मैं वहाँ इसलिए गया था कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस है। क्या जानने क्या? मेरा बॉस ऐसा करता क्या है कि मेरा बॉस है। अब बॉस जब भी हाथ में कैलकुलेटर लेता था, मैं अपनी गर्दन को निकाल लेता था। वो किसी को भी किसी से मल्टीपल करके जब डिवाइडेड करके आंसर लिखता था ना, तो मैं पूरा घूर के देखता था कि कर क्या रहा है और वो आंसर को किस जगह पर लिखता है। 10 दिन तक लगातार देखने से मुझे पता चलता है कि ये बॉस करता क्या है। और 10 दिन बाद मैं अपने बॉस को ही ऑफर दे देता कि बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बड़ी डिग्री है, क्या छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बॉस कहता था ये छोटा मोटा काम नहीं है, कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं कौन किस पे टिका है, लेकिन मुझे पता है कि जो आप कर रहे हैं मैं कर सकता हूँ। करके बताऊँ? करके बता। 3 एंट्री करता था, बॉस एकदम खुश। बॉस को लगता है ये तो कर सकता है। अब बॉस अपना सारा काम मुझे बता देता और वो खुद घूमने चला जाता। बॉस को इंक्रीमेंट मेरी वजह से लगते थे। बॉस मेरा फेवर करता था, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट मुझे देता था और इसके साथ कभी 100-500 रुपये उधार मांगता था तो तुरंत देता था। सबके सामने मुझे हमेशा शाबाश कहता था।
लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता था। क्यों? उनका काम रुक जाएगा। काम कौन करेगा? हाँ? छुट्टी नहीं देता। एक दिन है ना, मैंने गुस्से में बॉस को कहा, बॉस प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आज लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं, आप कितनी भी बार बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। तो बॉस ने कहा क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा मेरी लास्ट डेट है, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है, मैं नहीं आऊंगा। बॉस ने कहा तेरी फीस मैं जमा करा दूंगा, तू आएगा। अब मेरा बॉस मेरे काम करने लगा और मैं बॉस के सारे काम करने लगा। धीरे धीरे तो इतना जोरदार काम हो गया कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता। बॉस सब्जी मंडी सब्जी खरीदने चला जाता था और मैं बॉस के काम करने लग गया। धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट हेड को मैंने अपना बना दिया। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन तुम रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी अपलाइन तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा। और जिस दिन अपलाइन फिदा हो गई ना तुम्हारे ऊपर, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती। आशीष जी ने आज जिम्मेदारी ली कि यहाँ पर आयोजन किया जाएगा सेमिनार में। आप ऐसी माहौल में यहाँ पर बैठे हैं। एक व्यक्ति जिसने 2 महीने पहले अपनी जेब के पैसे देकर इस हॉल को बुक कराया, साउंड वाले से बात की, अपनी एक टीम बनाई, टीम को काम अपॉइंट किया और सारे काम लेकर मुझे एयरपोर्ट लेने आ गए। आशीष जी कोई स्पेशल पीवी मिलने वाला है आपको इसका? 10-20 हज़ार का चेक बढ़ेगा इस बात से? नहीं। लेकिन इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे तो याद करा दिया कि मेरा नाम आशीष कुमार है। बाकी तो हो सकता मैं इनका नाम भी नहीं जानता था। अब इनके पास मेरे नंबर है, मेरे पास इनके नंबर है। अब जीवन में न मैं इनको समस्या में फंसने दूंगा, न मुझे गुड़गांव में कभी ये समस्या में फंसने देंगे। अब इन्हें कोई रोक नहीं। अब ऐसी बातें, ऐसे कंफ्यूजन ये मेरे से और इनकी अपलाइनों से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो दुनिया की सारी अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति को तो ढूंढ रही है, राइट? तो मैं इतना रेस्पॉन्सिबल था कि 3-3.5 साल में मेरी सैलरी 3,500 हो गई। तब तक मेरी कंपनी का मालिक मेरा नाम भी नहीं जानता था। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझना। बता दीजिए। 3,500 की सैलरी के बाद अगर मैं अपने बॉस को खुश कर सैलरी मांगता, तो बॉस अब मुझे नहीं देता, क्योंकि 4,000 उसकी थी। उससे आगे तो मुझे जाने नहीं देता कभी। तो अब मुझे उसकी भी अपलाइन से मिलना जरूरी था, राइट? यानी हमारी अपलाइन अब हमारे से बराबर आ गई और आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब संपर्क अब आगे करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे को आगे नहीं जाने, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप विधायक के चेले हैं, तो विधायक से नीचे के चुनाव लड़ेंगे तब तो विधायक बहुत साथ देगा, लेकिन कभी विधानसभा का चुनाव लेने के लिए टिकट लेना चालू कर दिया तो वही लंगी मारेगा सबसे पहले, राइट? तो एक दिन हमने 15 दिन की छुट्टी ले ली बिना नोटिस के। 15 दिन की छुट्टी ले ली तो सबका काम डिस्टर्ब हो गया, पूरी कंपनी, क्योंकि काम तो हम करते थे। उसी दौरान कंपनी का मालिक आ गया ऑफिस में, सबको मैनेजर को बुलाया और कहा रिपोर्ट दो। तो सारे मैनेजर ने कहा रिपोर्ट नहीं मिल सकती क्योंकि मुकेश कोठारी छुट्टी पर है। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया कि हमारा काम मुकेश कोठारी कर रहा है और वो छुट्टी पर। तो सुपर अपलाइन को क्या लगा कि साले इन सारे बंदरों का काम वो कर रहा है और उसके बिना ये रुक जाते हैं, तो उसको लेकर आओ सबसे पहले। उसने कहा कि तुरंत मुकेश कोठारी को लाओ। वो कैसा छुट्टी पर है? नहीं, घर पर जाकर लाओ। 4 मुस्टंडे हमारे घर पे भेज दिए और चारों पहलवान ने हमें कहा मुकेश तुम हो? मैंने कहा मैं हूँ। चलो, मालिक ने बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा सर, क्योंकि मैं 15 दिन की छुट्टी पर हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, पूछ रहे हैं चल रहे हो कि उठा के ले चले। हमें गाड़ी में बिठाया और पहुंच के कंपनी के मालिक के चैम्बर में ले गए। मालिक दूर से ही देखकर कहता अच्छा तू मुकेश कोठारी है? मैंने कहा सर मैं ही मुकेश कोठारी हूँ। क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा सर नहीं आना तो बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है, सैलरी नहीं परवड़ती।
बॉस ने कहा अच्छा पैसों का मामला है। मैंने कहा हाँ सर मामला तो वही है। चल चल कल से आ जाना 4000 कर देंगे। क्या बोला उन्होंने? कल से आ जाना 4000 कर देंगे। मैंने कहा 7 और 100% इंक्रीमेंट देना 100 बॉस से भी ऊपर। हेलो रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे कोई रोक नहीं पाएगा। नौकरी के दौरान भी हम उल्टे पुल्टे काम करते थे। 1999 में हमारी सैलरी थी 13,000 बेसिक। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी जब हम 13,000 कमाते थे। हमारे बॉस की सैलरी थी 17,000, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था मैं। उल्टे पुल्टे काम करना मेरी आदत थी। मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मेरा जन्म हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। इसलिए कंपनी मुझे टूर पर भेजती थी, कभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई मार्केटिंग टूर पर। तो मैं वहां पर अपने काम को 7 बजे खत्म करके घूमने निकल जाता था। मेरे सारे कलीग, मेरे सारे दोस्त 7 बजते ही ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे। किस चीज का ढक्कन खोलते थे बताने की जरूरत है गुरुग्राम में? बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट। वो सब लोग ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे और मैं 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करता था। समझना यहाँ पर 50 रुपए ले जाता था हाथ में और देखता था ऐसा कौन सा टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर है जो शकल से पढ़ा लिखा लग रहा है, उससे दोस्ती करनी। और मैं उधर उधर घूमता। जो ही मुझे कोई अच्छा सा आदमी दिखता मैं उसे 50 रुपए देकर पहला इंप्रेशन देता। मेरा पहला इंप्रेशन देता ताकि वो दोस्त बने। मैंने कहा सर ये 50 रुपए लो, कलकत्ता में नया आया हूँ, मुझे थोड़ा घुमा दो। वो कहा कहाँ घूमना है बाबू? मैंने कहा सर ये तो पता नहीं है, आप जहाँ घुमा देंगे वहीं घूम लेंगे। वो देखता यार आदमी ठीक है, बड़ा भोला आदमी आया है ना। वो कहा ठीक है बाबू जी बैठो। मैं पीछे बैठ जाता और अब मैं उससे बात करना चालू करता। मेरा उद्देश्य घूमना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो दोस्ती करना था। मैं उससे पूछता था तेरा नाम क्या है, तो कौन से गांव का है, तो कितना पढ़ा लिखा है, तो ऑटो क्यों चला रहा है, तो ऑटो ही क्यों चला रहा है, तो इस गांव में क्यों चला रहा है, तो इसी गांव में क्या चला रहा है, क्या मजबूरी थी तेरी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद तुम ऑटो चला रहा है। जब हम किसी के दर्दों को खुदेड़ते हैं ना तो दुनिया में 95% लोगों की प्रॉब्लम है, उनके दर्द को कोई सुनना नहीं चाहता। तुम उनके दर्द को सुनो, 1 सेकंड में दोस्त बनेंगे क्योंकि कोई सुनता नहीं है उसकी। हम उसकी बातें सुनते थे, वो पूरी स्टोरी सुनाता था। ऐसा था जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मर गए, फिर वहाँ पर ये हो गया, वो मैं लगातार टुकुर टुकुर सुनता रहता था। जब मैं सारी बात सुनता था तो उसे लगता था कि ये मेरा यार है, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक रिश्ते बनेंगे नहीं। सुनना क्या, जब तक लोगों को सुनोगे नहीं तब तक रिश्ते डेवलप होंगे। जब मैं उसको सुनता था ना तो थोड़ी देर बाद वो इतना इमोशनल हो जाता था, मुझे यार यार कहना चालू कर देता था। 1 घंटे में हम पानी पूरी खाते थे कंधे पर हाथ डाल के एक दूसरे के। इतनी गहन दोस्ती होती है, और दोस्ती होती है तभी राज निकलते हैं। दोस्ती होती है तभी राज निकलते हैं। अनजान व्यक्ति को आप अपने घर की कहानी बताते हैं और तुम बिना दोस्ती करे ही प्लान बता देते हो। वो तो तुम्हारे ऊपर ही शंका कर रहा है, तुम किस प्लान की बात कर रहे हो? तुम्हारी प्लान तो वो सुनेगा भी नहीं। अरे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस महत्व नहीं रखता, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। और जब दोस्ती कर लोगे ना तो सामने वाला फिर आपके प्लान को भी इग्नोर कर देगा। वो ये कहेगा कि मुझे इसके साथ रहना है। अब मैं जब उसकी सुनता था तो वो मुझे राज की बात बताता था। भाई एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। हमारे यहाँ